तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग ग्राम्स लॉ। अब मतलब आज सारे लेक्चर में हम डिफ्यूजन ग्राम्स लॉ की ही बात करें, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिफ्यूजन होता है, ठीक है। सो पहले टर्म जो है डिफ्यूजन समझिए। सो कोई बताएगा कि डिफ्यूजन क्या होता है? जल्दी से आप में से कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा हो बता सकता है, बताओ व्हाट इज डिफ्यूजन, बोलोगे? फ्लूइड्स का उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो मतलब मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सही बात है। डिफ्यूजन के दो तीन एग्जांपल दो जल्दी। जैसे पानी की बात करो, इंक डालो, स्लोली डालो, पूरे में खुद स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। एक डिफ्यूजन का एग्जांपल, ठीक है। और वो ऑस्मोसिस है, उसको अलग से रखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे मान लो अगरबत्ती हम एक कॉर्नर पे जलाएंगे तो दूसरे कॉर्नर पे उसकी स्मेल जो है पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का ही एक और भी प्रकार है दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। इफ्यूजन भी एक वर्ड होता है। इफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप डीओ कैन को इमेजिन कर ले पहले, ठीक है, कि डीओ कैन को अगर आप पंचर कर देते हैं मान लो, या ऊपर उसका भी प्रेस करने वाला जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाएगा, तो क्या होगा? बाहर निकलती रहेगी गैस लगातार, दैट इज डिफ्यूजन। मतलब गैसेस का जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ निकलना, ठीक है, इज कॉल्ड इफ्यूजन, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन। डिफ्यूजन के केस में क्या होता है कि एक अगरबत्ती हमने कमरे के इस कॉर्नर पे लगा दी, दूसरी कमरे के इस कॉर्नर पे लगा दी, तो इसकी स्मेल यहाँ पहुंच जाएगी, इसकी वहां पहुंच जाएगी, तो ये तो बाई डायरेक्शनल हो गया, तो इसलिए ये तो डिफ्यूजन है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन डीओ की कैन से हवा जो है बाहर ही निकलेगी, अंदर नहीं है। तो जब वो मोनो डायरेक्शनल है तो दैट इज डिफ्यूजन। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, डिफ्यूजन और मतलब इफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बट मोनो डायरेक्शनल। डन। अच्छा, अब जहां तक ग्राम्स लॉ की बात है, ठीक है, सुनते जाइएगा। तो ग्राम्स लॉ कहता है इसकी डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस
is inversely proportional to square root of its molecular mass. किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसके मॉलिक्यूलर मास से रूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर कंडीशंस में रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम का ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का कम। सही बात। भाई हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कम है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सही बात। मोटे मोटे तौर पे ये तो कह ही सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ a gas is inversely proportional to square root of its molecular mass। ऑनलाइन वालों नोट कर लिया आपने? ठीक है। अब इस लॉ को हमने जो है कुछ ज्यादा बड़ा डिटेल में समझ। ठीक है। तो अब जो है ये जो एक हमने लाइन लिखी लॉ के बारे में, इस लाइन में हमने बाल की खाल जो है उतार दी। देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब मैं कह रहा हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन, जब मैं वर्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है। फिर लॉ पे आते हैं। सो जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन is equal to number of moles diffused divided by time taken। सही बोला? मतलब n अपॉन t। ठीक है। यही बोलेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के बाहर निकले और कितना टाइम। मतलब डिफ्यूजन को आप अपने दिमाग में इफ्यूजन की तरह सोचिए तो बेटर सोच पाओगे कि वही कैन में से कितने मोल्स जो है, जैसे 10 सेकंड में कितने मोल्स निकले या पर सेकंड कितने मोल्स निकले, वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड आउट पर सेकंड इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस। तो हम कह रहे हैं कि हीलियम के ज्यादा निकलेंगे और नाइट्रोजन के कम निकलेंगे, ये हम कह रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज एकदम बढ़िया आ रही है? स्ट्रीमिंग बिल्कुल प्रॉपर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये फीस देने में कोई प्रॉब्लम करते हो फिर? यार हमें मैं ऐसे इस इशू को जो है हम बात नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल तो ऐसे भगवान भरोसे से चल रही है कोचिंग जो है। ठीक है। हमारी तरफ से भी चैरिटी ही चल रही है। ठीक है। बट ऐसे मुझे बात करनी चाहिए। रीजन भी कि हो क्या गया है कि हम लोगों ने जो है मतलब सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना आज की डेट में जो है दैट इज ऑन एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अब कोरोना है तो आपके घर का रेंट कम हो गया या बिजली का बिल कम हो गया। ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना। खर्चे तो कोई कम नहीं हुए या दुकानदार ने कुछ चीज कम कर। ठीक है। लेकिन जो है हम कोचिंग वालों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम कोचिंग वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कम कर दें। ठीक है। लेकिन जब हम इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने अभी बाईजूस के बारे में सुन रखा होगा। बीबीसी पे भी आ गया। अगर यूट्यूब आप देखते हैं बाईजू का देख लेना, कल परसों ही उसने दिया है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फील चीटेड बाय बाईजू। ये बीबीसी ने दिया है। देखा है किसी ने? किसने देखा है रियल में? किसने देखी है वो क्लिप? देखिए, आज देखना। ठीक है। तो मुझे लगता है बाईजू इस टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कोचिंग कंपनी होगी, जिसने आकाश को भी अक्वायर किया, आईपीएल भी ये करता है। तो अगर वो कोचिंग जो है चीटिंग कर रही है, ठीक है, मैं इसलिए ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल जो है। ठीक है। तो मतलब मोस्ट सेफ तो आप अदरवाइज वहीं पे महसूस करते हैं, लेकिन बीबीसी कह रहा है कि वो चीट कर। सो ऐसा क्या हो गया कि उसको चीटिंग करनी पड़ रही है? ठीक है।
और अगर इतनी बड़ी कंपनी को, जो कि सिर्फ बनी ही कोविड में, मतलब जो, अगर आपने बायजू का नाम सुना होगा तो कोविड में ही सुना होगा, उससे पहले जो है आपने उसको भाव भी नहीं दिया होगा। जम्मू में जो है अगर 100 बच्चे होंगे तो 100 में से जो है 1 या 2 ने जो है ज्यादा से बायजू का कोई कोर्स लिया होगा, अदरवाइज लिया ही नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने लिया भी था उन्होंने भी चीटेड ही किया। ठीक है, लेकिन जो है, जो हम जैसे कोचिंग सेंटर, हम जैसे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, हमारे खर्चे कम नहीं। हमारे मतलब आप जिस क्लास में 2 साल पहले बैठते थे उसी क्लास में आज भी बैठ रहे हैं। एसी का सीजन नहीं है, नहीं तो एसी भी लगे होंगे। ठीक है ना, नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ नहीं चेंज हुआ। मतलब हम खर्चे जो है 2 साल से दे रहे हैं, आप सोचिए, हम 2 साल से जो खर्चे बियर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ये हो गई, प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास बड़ा पैसा है। ठीक है ना, लेकिन वो पैसा हम फिनिक्स पे तो लगा सकते हैं, आप पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप पे पैसा लगाना आपके पेरेंट्स की जिम्मेवारी। मतलब मैं ये तो कर सकता हूँ कि आपके लिए मैं 2 साल तक क्लासरूम खाली रख के इंतजार करूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपकी एजुकेशन को फ्री करूँ, क्योंकि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स। क्योंकि अगर मान लो 2 साल पहले मैं इस सारे सेटअप को बंद करके, ठीक है, मैं सिर्फ फोन से ही घर से क्लास लेता तो मेरा इतना खर्चा भी बचता। लेकिन फिर भी भले ही 2 साल में हम जो है यहाँ पे 50 दिन ही बैठे हों, लेकिन कम से कम ये तो है कि आज हम जो है उस हमारे 2 साल के इंतजार की वजह से जो आज हम बैठ पाए, है ना। तो ये भी तो होता है ना भाई, ऐसा नहीं है कि आप जो है हर टाइम के लिए पे करते हैं, बट ये होता है। मैंने कहा ना, जैसे आपको अगर मान लो कहीं पे लेह लद्दाख में कहीं जो है मैगी भी खानी है, ठीक है, कौन सी लेक है वो, पेंगोंग लेक के किनारे, तो आपको जो है कम से कम 100 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई वो इतने दूर से मैगी लाएगा, सब कुछ जो है वेजिटेबल्स लाएगा, दैट इज ठीक है ना। आप बोलो कि नहीं यार, मैं तो गोभी तो जो है 5 रुपए किलो मिलती है हमारे यहाँ, तो हम तो 10 रुपए की मैगी होती है तो 15 ले ले, 20 ले ले, वो नहीं देगा। ठीक है, तो इट मैटर्स। और ऐसा नहीं है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फीस देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप इतने, हम इतनी कम फीस ले रहे हैं आज में, ठीक है ना। मतलब उस फीस का अगर मान लो हम आपसे 5,000 भी ले रहे हैं, आपको पता है 18% जो है हम जो है जीएसटी देते हैं। तो एक तरह से 1,000 रुपीज जो है, मतलब 900 रुपए जो है हम सीधे जीएसटी में दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर पेइंग 4,000 फीस। और 4,000 फीस का आपको पता ही होगा कि अगर आपने लोकल ट्यूटर से भी ट्यूशन लगानी होगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी, तो वो भी इसके आसपास ले लेते हैं, है ना। वो चाहे आप ऑनलाइन भी लगाएं चाहे ऑफलाइन, जो भी लगाएं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इतने बड़े सेटअप को चलाने के लिए इट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन जो है जब हम उस फीस को भी कर देते हैं, तो उस फीस को भी पेरेंट से मांगने के लिए हमें जो है, उस फीस को भी पेरेंट से मांगने के लिए हमें जो है, मतलब लोग रखने पड़ते हैं। यार प्लीज इनको जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि जो है ये, एक मिनट, मुझे लगता है कहीं से मुझे साउंड की डिस्टरबेंस दिख रही है, तो इसलिए जो है सुनिए, ठीक है। इट इज नॉट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि, ये पता क्या होता है, ये आपकी स्टडी को ही हैम्पर करता है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करे, जिसको हम 20 टीचर के साथ चला रहे थे, अब 10 के साथ चलाए, 10 से नहीं हुआ तो 5 से चलाएंगे। ठीक है, तो जैसे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू डिक्रीज द एक्सपेंसेस, है ना। लेकिन जो है जब हम लोगों को एक, मतलब ऐसे काम के लिए जो है लोग रखने पड़े, जो कि मतलब आपके सामने जो है हाथ जोड़ रहे हैं पेरेंट्स के कि प्लीज यार 5,000 दे दीजिए, अभी पर मंथ रखी है तो पर मंथ आप दे दें बस जो है। ठीक है ना, डोंट डू दिस थिंग कि जी इस महीने तो पेपर है तो इस महीने हम नहीं। ये जो जब मुझे जवाब देखने को, मतलब सुनने को मिलता है ना, मतलब दिस क्रिएट्स कि यार
भाई आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पैसा निकालना जानती है, मतलब आज से 2 साल पहले तो निकालती थी। मतलब हम साल का लेते थे, हम ये चिंता नहीं करते थे आप कितने दिन पेपर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, साल का एक पैकेज होता था और उससे बहुत ज्यादा होता, ठीक है। लेकिन आज हमने जब इसको मिनिमम करने का ये किया कि चलिए यार इस अमाउंट से कीजिए, तो कुछ लोग जो है हम लोग चालाकी कर रहे हैं, मतलब इट शुड नॉट, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। मतलब आप हमें इस तरीके से मत लीजिए कि वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक अवर वेंचर गो, नहीं, ठीक है ना, ये नहीं है। वी आर वर्किंग हार्ड के जम्मू ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हम भी बैक देते हैं, ठीक है ना, तो जो है टाइम अपने आप अच्छा आ जाएगा, ठीक है। सो और बच्चे पढ़ पाए, ठीक है, हमें भी लगेगा लाइफ में जो है कभी बैक देखेंगे कि नहीं यार हमने हार नहीं मानी, हम जो है लगे रहे इस चीज के लिए, क्योंकि लाइफ में ये चीज एक ही बार आती है, ऐसे तो नहीं पेंडेमिक आते रहते हैं, सैकड़ों साल में एक आधी बार आता है, ठीक है ना, अब आया है तो इट विल बी ए मेमोरी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, ये टाइम भी बीत जाएगा। तो इसलिए जो है इन चीजों को प्लीज मतलब ये मत कीजिए कि व्हेन यू हैव द ऑप्शन सो यू एक्सप्लॉइट द सिस्टम, क्योंकि आप सोचिए फिनिक्स ने कभी ऐसा किया कि फिर जो है जब आपके पेपर आए तो हम रेट बढ़ा देंगे, अब तो हम पढ़ाएंगे तभी जब जो है दुगना दो, बच्चे के पेपर है, ठीक है ना, नहीं पढ़ा तो जाओ, फीस तो साल की आ ही गई है। हमने कभी 2 साल पहले ऐसा किया, ठीक है ना, या 3 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है, मतलब टिल लास्ट जो है हम लोग सर्व करते थे, तो इट शुड नॉट बी, मतलब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हमें अगर लोग रखने पड़े जिनको कि हम अगेन 10,000 दें, तो 20 बच्चों की फीस तो एक 10,000 वाला काउंसलर ही दे जाएगा, और 4-5 रखते हैं हम तो जो है 100 बच्चों की फीस तो काउंसलर दे दें हर महीने, और हर महीने ही हमें 5 काउंसलर रखने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द फन इन दैट, दैट इज मियर वेस्ट ऑफ मनी, तो वो टीचर्स तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। इस पैसे को सीधे आपको अकाउंट में जमा करना चाहिए, बस खत्म बात। 5,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि जिसके लिए जो है हमें कि हमारा बच्चा इस महीने गया अभी इस महीने नहीं गया, इट शुड नॉट बी, इट शुड बी, ठीक है ना। मतलब यार आप देखिए स्कूल में तो कई बार आप स्कूलों में जाते ही नहीं है, डमी स्कूल रखते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो है 25,000 30,000 फीस दे देते हैं कि जी सारे साल तक मत पढ़िए, ठीक है, ये साल की फीस ले लीजिए खत्म बात, ठीक है, यहाँ पे तो हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन एन अपॉन टी, ठीक है। अब देखते हैं एक सिचुएशन बना, पहले केस वन लिखते हैं, मैंने कहा ना हम इसमें भी कुछ खास बात करेंगे। केस वन, केस वन को पहले आप बोर्ड पे देख लें समझ लें, ठीक है। मान लो ये एक कंटेनर, इस कंटेनर में ए गैस की है बी भी है, मैंने इकट्ठी रख दी, मैं अलग अलग भी रख सकता था, मैंने इकट्ठी रख दी, ठीक है। देयर इज सम स्मॉल होल इन इट, सो इसमें से मान लो ए गैस बाहर आ रही है, ए की बात करते हैं पहले। सो ए के गैस ए के मान लो एन ए नंबर ऑफ मोल्स आर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए को क्या कहूंगा मैं, इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन को वी कॉल आर। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, सही बोला। यस। और ऐसे ही क्योंकि सेम कंटेनर में है तो नंबर ऑफ मोल्स एन भी बाहर है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, सही बात, ठीक है। अब केस वन क्या है, यहां पर मान लो अंदर जो मोल्स है, अंदर देखो ये बाहर निकले अलग बात है, अंदर किसी गैस का कितना प्रेशर है वो अलग बात है ना। तो मान लो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एन ए है, अंदर इसके एन बी है, क्या आप डिफरेंस समझ पाए। जैसे कंटेनर के अंदर कोई गैस जाती है, अंदर उसका प्रेशर है ना, बाहर उसका कुछ और है, जब वो बाहर निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स कुछ और होंगे, है ना भाई, अंदर हो सकता है 50 मोल, हो सकता है बाहर जो है 1 सेकंड में जो है 0.1 ही निकल रहा हो, ठीक है। तो जो बाहर निकल रहे हैं वो स्मॉल एन है, जो अंदर प्रेजेंट है वो कैपिटल एन। तो केस वन हम कह रहे हैं कि जब दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल अंदर जो है बराबर,
व्हेन कैपिटल Na इज इक्वल टू Nb। अंदर दोनों गैसेस के मोल्स बराबर होने का मतलब दोनों के प्रेशर भी बराबर हो। सही बात है। प्रेशर ऑफ A इनसाइड द कंटेनर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B। सही बात है, पार्शियल प्रेशर दोनों के बराबर होंगे क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT। तो N सेम है, T सेम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम है, तो P शुड बी सेम। सही बात है। तो इसलिए जो है पहला केस हो गया कि जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैसेस के बराबर हो तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि RA अपॉन RB। RA अपॉन RB होता क्या है? इट इज NA अपॉन DA NB अपॉन TB। सही बोला। रेट क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम। तो दिस इज इक्वल टू दिस। समझ आ रही है बात? अच्छा, या आप जानते हैं हमने एवोगैड्रोस लॉ किया था कि सिमिलर कंडीशंस में नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है। सो ये भी कह सकते हैं कि कितना वॉल्यूम गैस का बाहर आया, दैट इज VA अपॉन VB TA TB। सही बात है। ये और ये एक ही बात हुई। अभी मैंने ग्राम्स लॉ नहीं लिखा। so this should be equal to root of MB upon MB। होना चाहिए कि नहीं? बोल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो रेट्स के ही फार्मूले। दिस शुड बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ। सर नीचे वाला फार्मूला रिपीट कर दो। ओके, देखो ये तो बेटा यही बात है कि नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज टाइम टेकन N अपॉन T, Na अपॉन T, RB is NB अपॉन T। सुन लो, प्लीज अपलोड दिस लेक्चर बाय टुडे। ओके, जैसे तू बोल रहा है तुझे प्लीज भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, BA बाय BB कर दूंगा मैं अपलोड, ठीक है? BA बाय BB, मैंने कहा एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है। सो इसलिए जो है मैंने Na के रेशियो Na अपॉन NB की जगह BA अपॉन BB लिख दिया, ठीक है? हाँ, ओके। सो रूट ऑफ MB अपॉन MB। बढ़िया, समझ आ रही है बात? ठीक है, बड़ा मतलब हम लॉ को आराम से कर रहे हैं, पहले समझ लेते हैं। जब एक सिंपल बॉयल्स लॉ जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से हम इतने खतरनाक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इससे तो कुछ भी बन सकता है। ये तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म है ना? तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है कि वो पहले आप लॉ को सिंपली समझ जाइए, ठीक है? चलिए, पहला केस हो गया। चलो मैं मिटा दूं कि नोट कर लिया? नोट कर। सर व्हाट इज द सिलेबस ऑफ संडेज टेस्ट? गैसियस स्टेट टिल टॉप, मतलब इंक्लूडिंग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बस गैसियस स्टेट टिल डॉट, तो आज वाला तो आएगा ही और खास तौर पे आएगा, ठीक है? मतलब आप ये मानिए कि 25 में से जो है मैं कम से कम जो है 8 क्वेश्चन इसके ही डालूंगा, काफी पुराना हम कर चुके हैं। सर ऑनलाइन भी करा दो एग्जाम। ओके, आदमी की इच्छा ना मतलब खत्म नहीं होती है। एक ने पहले ही बोला था। हाँ, अच्छा अब सुनिए, नहीं अगर ओमिक्रॉन का कहर होगा ज्यादा तो जो है तो कराएंगे, तो इमीडिएटली जाएंगे, ठीक है? लेकिन जो है सर टेस्ट क्या 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 फिर से लिख लें। अच्छा सुनो,
अब हम केस को आगे बढ़ा, देखो मान लो केस सेकंड अब हम ले रहे हैं, केस 2 दैट इज व्हेन Na is not equal to Nb। तो मतलब ऐसी स्थिति में Pa भी Pb के बराबर नहीं होगा, नहीं, प्रेशर्स भी अलग हो जाएंगे, वही सिचुएशन है, ठीक है। तो अब पहले तो हम एक ही गैस को समझ जाए, जैसे मान लो एक कैन, दो कैन है हमारे पास, दोनों में बराबर साइज के होल, एक में हीलियम मान लो 2 एटमॉस्फेयर पे डाली, या होल नहीं है, पहले 2 एटमॉस्फेयर पे डाली, दूसरे में हीलियम जो है 4 एटमॉस्फेयर में डाली। अब दोनों को हमने सेम नीडल से पंचर किया, तो किससे गैस ज्यादा प्रेशर पे बाहर निकलेगी जल्दी? 4 वाले से ज्यादा निकलेगी, ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा उसमें से ज्यादा जोर से आवाज भी उसमें से ज्यादा आएगी, आपको लग जाएगा पता किस कंटेनर में ज्यादा प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अलग अलग प्रेशर है तो सेम गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेम गैस के लिए जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज रेट ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर भी आ गया हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गैस का प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे तो उसमें से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ते जाना, सही है बात। तो इसलिए जो है ऐसी स्थिति में आर ए अपॉन आर बी, अब आर ए अपॉन आर बी वो आगे एन ए बी ए वगैरह सब कुछ आप लिख लो, वो अलग बात है, शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए इंटू पी ए अपॉन बी, या शुड बी इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू एन ए अपॉन एम, ठीक है। और मतलब हमारे ग्राम्स लॉ में एक और कंडीशन ऐड होगी कि अगर प्रेशर बराबर नहीं होंगे तो फॉर्मूला क्या, ऑब्वियस ही बात है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स या प्रेशर के जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही है बात? बड़ी नोट कर, एन ए अपॉन एन बी क्यों, मैंने कहा ना जो प्रेशर्स का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होगा, सेम कंटेनर, देखो ना भाई, P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी, ठीक है, मतलब ऐसे लिख लो पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन बी, पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन बी, क्योंकि ये सेम कंटेनर में है तो ये इनका रेशियो जो आप देखोगे आर टी अपॉन बी तो कट ही जाएगा, तो पी ए अपॉन पी बी इज एन ए अपॉन एन बी, सही बात है, प्रेशर्स का रेशियो मोल्स का रेशियो होगा, सेम ही है ना, सेम ही कंटेनर है तो जिसमें प्रेशर डबल है उसमें मोल्स डबल है। अगर बराबरी साइज के दो कंटेनर हैं, दोनों सेम गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस सेम भी ना हो, ठीक है, जिसमें प्रेशर डबल है उसमें डबल नंबर ऑफ पीवीज को डू एन आर, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम है तो प्रेशर डबल तो मोल्स डबल, डन, ओके। तो दूसरा केस, मिटा सकते हैं इसको, ओके। अब मैं केसेस की बात नहीं करूंगा, इससे बनने वाले जो है थोड़े से सवालों की बात कर, ठीक है, सिंपल सवाल से बात स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन देख रहा होगा, 2 moles of methane diffuse out in 5 seconds from a container. How many moles of helium will diffuse out in 7 seconds? ठीक है, चलो 7 seconds की जगह 4 seconds पहले। और थोड़ा कैलकुलेशन को और बेटर कर सकते हैं, 8 सेकंड की जगह में 5 सेकंड की जगह में 8 सेकंड लिख लेगा। सुन लो, यहाँ 8 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड, ठीक है, देखते हैं। 8 पक्का? अच्छा अच्छा, मौलिक नमाज कितने? 4। है ना, बस इक्वल टू 4, कितना आ गया? 32/8 4। ओ सॉरी, इधर इधर ये 2 है ना, हाँ ये 2, तो कितना आ गया? 2। सही बात है, तो मतलब इसके 4 सेकंड्स में 2 मोल्स निकल आए, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। जितने उसके 8 सेकंड में निकल रहे हैं उतने उसके जो है 4 सेकंड में ही निकल जाए। ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? इजी। तो इसके सवाल कुछ ऐसे रहे, ठीक है, चलिए और देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं और आगे बात करूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्चुअली ओरिजिनली जो है जो ग्राम्स लॉ है, उसको उसका फार्मूला क्या है? जैसे स्टेट 3 का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, अच्छा मैं देखता हूँ, मुझे डेट भेज देना, नहीं हुआ अपलोड। चलो अब सुने, जो ग्राम्स लॉ एक्चुअली इस फार्मूले से डिराइव हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू पीए अपॉन रूट ऑफ 2 पाई RTM। सुन लो, एक्चुअल में ग्राम्स लॉ इस फार्मूले से बना। अब कैसे बना? यहां पे P क्या? P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। होल जितना बड़ा होगा, सेम ही गैस जो है सेम टाइम में ज्यादा निकल जाएगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, अभी तक तो हम ये मान रहे हैं ना कि वो होल तो सेम ही साइज का,
है ना। अभी जो हमने केस 1-2 किया उसमें होल का साइज तो डिस्कस ही नहीं, अदरवाइज इट इज ऑब्वियस रीजन। ठीक है। अच्छा 2 पाई आर तो आप जानते ही टर्म्स जो है, T इज टेम्परेचर, ठीक है, एंड m इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे होता क्या था कि P, A और T जो है कांस्टेंट ही रखते थे हम, तो रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m आ जाता। लेकिन अगर जो है बाकी भी चीजें जो है आप बदल देंगे तो फिर जो है आप टेम्परेचर भी बदल, टेम्परेचर ग्राम्स लॉन्ग वैसे कभी नहीं बदलते, प्रेशर तो बदल ही सकते हो डायरेक्टली, है तो वो तो हमने PA/PP कर भी लिया। ठीक है। बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है एक चीज और ऐड हो गई कि भाई अगर हाँ उसको भी बदल देंगे तो रियरली जो है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A/A/AB आ जाएगा, एरिया ऑफ कंटेनर A जिसमें की गैस A है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें की गैस B है। मैं अभी चैट नहीं देख पाया, सॉरी। अच्छा सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें सवाल और किस तरीके का, सर आर रेडियस है या आइडियल गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट, रेडियस इसी में आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, P is the pressure inside the container and A is the area of cross section। चाहे होल किसी भी साइज का हो, चाहे सर्कल हो, स्क्वायर हो, एरिया पे ही डिपेंड करेगा ना, ऑब्वियस सी बात। ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस पे डन। अच्छा अब आगे देखते हैं। 2 पाई उसको छोड़ दो, वो तो कांस्टेंट है, हो सकता है उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन को ये करने के लिए जो है रिलेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए ये कांस्टेंट वो तो लगते हैं। ठीक है। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखी। ठीक है, क्योंकि ये दिस इक्वेशन इज नॉट ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ वही है जो हमने ओरिजिनली किया था, ये तो मैंने आपको ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है। तो अब इसके बाद अगला मुझे आपको सवाल ही देना है। ठीक है। आसान दो के टफ, तो थोड़ा हाँ थोड़ा टाइम आप भी स्पेंड करें। आईआईटी में पूछा गया सवाल है जी एडवांस में बहुत साल पहले, 0.8 एग्जैक्ट सवाल है। A sample of ozonized oxygen diffuses 0.92 times as fast as pure oxygen. What is the mole percentage of ozone in ozonized oxygen? तो मुझे लगता है कहीं पे मैंने ozonized oxygen के बारे में कहा था कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, कहा है कि नहीं? नहीं, 12th वालों को लिखवाया हो। आप लिख लो, मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 is called ozonized oxygen। ठीक है भाई, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिक्सचर O2 और O3 का जो मिक्सचर होता है उसको हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। इज इट ओके? दस या 21 को अपलोड नहीं हुआ, ठीक है।
मैं 6 मिनट आपको दे रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं करवाने लगूंगा इसको, ठीक है। यू मुझे पता है आपसे नहीं होगा। आ जाती तो बता 24/4। अच्छा अच्छा 24 पॉइंट, चलिए देखते हैं, ठीक है।
क्योंकि आंसर मुझे नहीं है। अच्छा, अब प्लीज आप ध्यान दीजिए, हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे इसको। देखो, पहले तो अपने को सिचुएशन समझ ले, ठीक है। तो जिन लोगों को जरा परेशानी हो रही होगी उनको मैं बता दूं कि इसमें मान लीजिए ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, अब ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब इसमें O2 एंड O3 दोनों, ठीक है। तो इसमें से जब डिफ्यूज आउट भी होंगे तो दोनों का मिक्सचर होगा ना, डिफ्यूज आउट नहीं भाई, O2 और O3 का मिक्सचर है तो दोनों का मिक्सचर डिफ्यूज आउट होगा, है ना। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस मिक्सचर, और दूसरा एक कंटेनर में मान लीजिए प्योर ऑक्सीजन है, तो उसमें O2 ही डिफ्यूज आउट होगी, इसमें O2 प्लस O3 डिफ्यूज आउट होगा। बोले इसमें से मिक्सचर निकलेगा, इसमें से प्योर ऑक्सीजन निकलेगा, ऑब्वियस सी बात। उसने वर्डिंग में उलझाया, पहले हमें वर्डिंग को सीधा करना हो कि एक में से मिक्सचर निकल रहा है, एक में से प्योर ऑक्सीजन निकल रही है, और तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 should be inversely proportional to molecular mass of O2 upon molecular mass of mixture। सही बोला, ग्राम्स लॉ तो यही कहता है, हमने लगा दी, ठीक है। और उसने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन 0.92 टाइम्स। अब लग रहा है कि वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, पर एक्चुअल में उसने 2 टाइम्स लिखता तब तो डबल होता, 0.92 लिख रहा है मतलब कम ही है वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.92 अपॉन 1 करेंगे। Rate of diffusion of mixture is 0.92 times that of pure oxygen. It is equal to molecular mass O2 का कितना होता है 32। तो what is the molecular mass of mixture? पहले आप मुझे molecular mass of mixture निकाल के दीजिए प्लीज, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है। I want the answer, ठीक है, and I want within 2 minutes, ठीक है। तो मेरा दिमाग खराब ना हो इस बात के लिए कि जो है आप कर नहीं लेंगे। 80, ये क्या है, इधर है, इसका आंसर बता कर। मतलब ये आप समझिए, आप जे एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हर चीज आपको सॉल्व करनी है, मतलब कैलकुलेशन भी करनी है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट ने पेपर में की हो। हर कोई चीज जो है एक लिमिटिंग पॉइंट होता है, कई लोगों से कैलकुलेशन ही नहीं होगी, इसीलिए क्वेश्चन हो 0.02। कोई नहीं, बहुत साइड करो यार, आराम से आएगा क्वेश्चन आंसर। । 38.09 लगभग ये सही लग रहा है मुझे, मैंने 38 ले लिया, विद्यांश ने सही निकाला, ठीक है। तो हम वी आर टेकिंग इट 38, सुन लो अब सारे रुक जाओ, 38 सही लग रहा मुझे, ठीक है। अब सुन, 38 आ, अभी भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब जे एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं तो एक ही टॉपिक का नहीं होता, उसमें कई टॉपिक का यूज किया जाता है। अब सुनो, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि भैया हमने
मोल कॉन्सेप्ट में एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको याद है? ठीक है, तो उसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास एवरेज इज इक्वल टू, याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, एंड Na प्लस Nb, है ना? ऐसे वाला फार्मूला था, याद है? और एक दो मैंने सवाल भी कराए थे, तो मैंने परसेंटेज वाला भी कराया था, है ना? ये जैसे एवरेज एटॉमिक मास में, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द मिक्सचर, की 35 है, 37 है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास निकालो। वैसे एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला भी निकाला। सुन लो, हमसे पूछा है व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मोल परसेंटेज ऑफ ओजोन, मतलब जब भी मैं परसेंटेज निकालता हूं तो मैं टोटल मोल्स कितने मान सकता हूँ? 100। तो मैं Na प्लस Nb 100 मान, मतलब O2 और O3 के मोल्स मैंने 100 मान ली। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, सुनते जाइएगा, इंटू 48 प्लस 100 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, टोटल तो 100 है ना मोल्स, तो O2 के मोल्स कितने होंगे? 100 माइनस ओजोन के मोल्स इंटू 32, ऑक्सीजन के कितने होंगे? 32 अपॉन टोटल मोल्स कितने होंगे? 100। और व्हाट इज ये किसके बराबर है? 38 के। सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, और वही आपका आंसर है। सही है कि नहीं? पहले बोलो, आपको बात समझ में आई? मतलब जब मेरे पास मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास दिया है और मुझे उन गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस भी पता है, तो मैं जो हूं उनके परसेंटेज निकाल सकता हूं। जैसे दो है, ठीक है, तो जो है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको, मुझे लगता है क्वेश्चन कराया था कि इसमें इतनी परसेंट जो है O2 है, इतनी N2 है, इतनी CO2 है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ मिक्सचर का। तो वहां पे भी हमने हर एक की परसेंटेज लिखी थी, परसेंटेज इंटू मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन ये। ठीक है सर, एम एवरेज 38 क्या है? एक मिनट, एक मिनट बेटा, मेरे को चैट पढ़ने दो। सर, एम एवरेज 38 कैसे हुआ नकुल महाजन? एम एवरेज इस फार्मूला से मिक्सचर इज एवरेज, एम मिक्सचर, मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ही ओजोन और O3 का, O2 और O3 का एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूलर मास को ही हम जो है एवरेज मॉलिक्यूलर मास को। सही है बात? ठीक है, निकालो आंसर। क्योंकि मैं उस थ्योरी पे नहीं जाना चाहता वापस, रीजन भी हमारे पास टाइम कम होता है। ऑफलाइन होती तो 1.5 घंटे की क्लास होती थी, हम आराम से कितना आया 37.5 हो सकता है, बट एक बार कंफर्म कर, मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा ये आंसर है, ठीक है, बट फिर भी कंफर्म कर ले बाकी। हो सकता है हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में 37.5 सही है, नो प्रॉब्लम। सो बहुत बढ़िया, हृदयांश ने जवाब दे दिया, नाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। जिनको नहीं आया वो एक एम एवरेज का कॉन्सेप्ट जो फिर से मेरे वीडियो लेक्चर से देख के प्राप्त कर। इज इट ओके? 37.5, ठीक है। तो ये सब
अच्छा, अब सुन ले आप द नेक्स्ट थिंग। मैं आपको एक छोटा सा पहले एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, अदरवाइज ये सवाल सीधे सीधे आईटी में बिना एक्सपेरिमेंट के पूछा गया था। 11वीं में हो आपको, वो एक्सपेरिमेंट लेटर ऑन होता है, मैं ऐसे बता दूं। आपने अमोनिया गैस के बारे में सुन रखा है ना? अमोनिया गैस जो है, तो अमोनिया गैस को टेस्ट कैसे किया जाता है कि भाई जैसे कहीं से मान लो अमोनिया निकल रहा है, कि जैसे मान लो किसी ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है और अमोनिया गैस उसमें से निकल रही है। अब अमोनिया का एक तो होता है कि अमोनिया की स्मेल हो, है ना? जैसे जो यूरिनल से स्मेल आती है वो अमोनिया की ही स्मेल होती है, जो इंटेंस जो स्मेल होती है, ठीक है, आत्मा तक पहुंच जाती है वो, नहीं है? मेजर स्मेल नहीं होती, हाँ, जो एक्सट्रीम मतलब स्मेल होती है दैट इज अमोनिया, ठीक है। तो वो जो स्मेल है, एक तो आप स्मेल से पता कर सकते हैं, लेकिन जो है कंफर्म करने के लिए किया क्या जाता है कि एक जैसे स्वैब, जैसे कॉटन स्वैब होता है ना, उसके आगे HCl जो है, HCl में डिप किया जाता है उसको, HCl में डिप कर दो और यहाँ माउथ ऑफ ट्यूब पे ले आओ। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब अमोनिया आती है तो इसके जो है डेंस व्हाइट फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? डेंस व्हाइट। वो डेंस व्हाइट फ्यूज जो है क्यों होते हैं? एक्चुअल में अमोनिया और HCl आपस में जो है अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ये बेस है, ये एसिड है, तो इसके डेंस व्हाइट फ्यूज समझ में मतलब है? फ्यूजेस मतलब फ्यूज, डेंस व्हाइट फ्यूज, फ्यूज, ठीक है। सो इसके ये बेस है, ये तो आप जानते हैं, HCl एसिड है, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो है अमोनियम क्लोराइड के डेंस व्हाइट फ्यूज बनते हैं, ठीक है। उससे पहचान हो जाती है कि ये अमोनिया है, ठीक है। मतलब उल्टा भी किया जाता है, कई बार HCl गैस को कंफर्म करना हो तो अमोनिया का स्वैब ले आते हैं, तब भी वही रिएक्शन होती है, ठीक है। दिस मतलब अमोनिया और HCl जब मिलते हैं तो डेंस व्हाइट क्लाउड्स जो है या फ्यूम्स जो है बनते हैं। डन। अब ये रिएक्शन 12th तक आप जो है 10 बार पढ़ते हैं, कोई बड़ी टफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहां से सवाल स्टार्ट हो, ये भी IIT में आया हुआ सवाल है।
ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम एंड ए ऑफ 200 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन गैस अमोनिया इज इंट्रोड्यूस। मतलब एक लंबी ट्यूब है, उसका एक एंड ए ले लो, एक एंड बी मान लो। एंड ए में से अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस की, 200 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। दूसरे एंड से जो है सेम टाइम पे HCl गैस अंदर इंट्रोड्यूस, सेम प्रेशर पे। आपको ये पता लगाना है कि एंड ए से कितने डिस्टेंस पे जो है डेंस व्हाइट फ्यूल्स जो है बने। मतलब HCl और अमोनिया कहाँ पे मिले, जहां पे मिलेंगे पहले तो ट्रांसपेरेंट गैसेज है, जहां पे मिलेंगे वहां पे डेंस ऑफ व्हाइट फ्यूम सबसे पहले बने। तो आपको ये बताना है कि एंड ए से कितनी दूरी पर जो है डेंस व्हाइट फ्यूम्स बने। समझ आ गया क्वेश्चन? अब इसको आप में से कई कर सकते, ठीक है। इसमें ज्यादा, क्योंकि मुझे पिछले क्वेश्चन में मुझे लग रहा था आपको एम एवरेज का फार्मूला नहीं यूज कर पाओगे आप इसमें। इसमें कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मॉडल। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 17 होता है, HCl 36.5 होता है, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, दिमाग चाहिए बस। आंसर नो, कुलमीत नहीं। मेरे दिमाग में इसका आंसर है, इसलिए जो है मुझे
निकालेंगे तो हम खुद ही देखते हैं। करेक्ट। नकुल का मुझे थोड़ा सा नजदीक लग रहा है। मैं ऐसे इसका आंसर पता नहीं मुझे, 117 या 127 के आसपास ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं, आप साथ में निकालिएगा। पहले हम थॉट ले लेते हैं कि क्या है। देखो भाई, एक लंबी ट्यूब है, वो कैसी भी हो, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ऐसे हो चाहे किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ना, बात इतनी है। ये एंड ए ले लेते हैं, इसको एंड बी, यहाँ से HCl को इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ से जो है क्या है, अमोनिया को इंट्रोड्यूस किया गया। सही बात है, एक तरफ से अमोनिया को इंट्रोड्यूस किया गया, एक तरफ से HCl को इंट्रोड्यूस किया, और ये 200 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। अब डिफ्यूज जल्दी कौन होगा, अमोनिया की HCl? रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट है, अमोनिया का कि HCl का? ऑब्वियसली अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 है और HCl का जो है 36.5 है, जिसका कम मॉलिक्यूलर मास होगा वो फास्टली डिफ्यूज करेगा। और क्योंकि इसका मतलब जब ये मिलेंगे तो ये मिलेंगे HCl के नजदीक, मतलब हमारा आंसर 100 से तो बड़ा ही होगा नहीं, क्योंकि भाई अगर ये फास्टली चल रहा है, ये स्लोली चल रहा है, तो आधे में तो नहीं मिलेंगे। ये जल्दी चला है तो ये आधे पे तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये तो वहां पे पहुंचा नहीं होगा, तो ये और आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लेट दिस डिस्टेंस बी x एंड लेट इट बी 200 माइनस x। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, और आप मेरा थॉट समझिए कि मैंने क्यों कहा कि x 100 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब हमने लिखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। ठीक है, पहले इसी की मरम्मत कर लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वॉल्यूम covered by ammonia divided by time taken, volume covered by HCl, टाइम taken। टाइम सेम ले रहा हूँ क्योंकि जो है मिलेंगी, जब मिलेंगी तो सेम टाइम पे ही मिलेंगी, तो टी तो कट हो जाएगा। सुनते सही बोल रहा हूँ, टाइम ट्रेवल्ड विल बी सेम क्योंकि हमने मिलने की बात की। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इनटू डिस्टेंस कवर्ड। सो मतलब वॉल्यूम कवर्ड बाय अमोनिया विल बी area of cross section into x and volume covered by HCl will be area of cross section and 200 minus x। बोलो सही बोला, और इसमें से भी a कट जाएगा, तो अब रह क्या गया, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। सो सॉल्व करने के लिए रह कितना गया, दैट इज x अपॉन 200 minus x is equal to 36.5 डिवाइडेड बाय 70। आपने x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आए। तो पहले बोलो कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, पूरी तरह से समझ में आ गया, मतलब आप देख सकते
आवाज आ रही है मेरी? कम तो नहीं हुई आवाज? मैं भूल गया था कि यार जब कॉल आती है तो जो है आवाज कम हो जाती है। आवाज, आर यू कंफर्टेबल? ओके, अरे क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मतलब माइक को उतार देंगे तो जो है ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर निकाल लीजिएगा। कितना आया, निकाला किसी ने? आंसर 117 127 क्या बीच में आना है, ऐसे 115 और 130 के बीच में है शायद। 120 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, बात खत्म। ठीक, सो इस तरीके का क्वेश्चन था। आई होप आप ग्राम्स लॉ पूरी तरह से समझ में आ गए, है ना? बड़े आराम से चल रही है क्लास। आप देखो, समझ भी आ गया आपको, आईआईटी के सवाल भी कर लिए। इतना इवन ऑफलाइन में नहीं हो पाता था नॉर्मल। मतलब हम इतने कूल तरीके से करते हैं, थ्योरी भी समझा दी मैंने, क्वेश्चन भी करा दिए, तो मतलब ये लॉ आपका पक्का हो गया। अब आपने सिर्फ जो है आज मटेरियल में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का पोर्शन दिया है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार? आपने जिंदगी में ऐसा पैकेज नहीं देखा होगा जिसमें कि मतलब जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अलग 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, बस आपने उस पे जाना है और करने हैं। नहीं तो क्या होता है, 20 सवाल होते हैं, आपको ढूंढ एनसीईआरटी में भी आपको ढूंढना पड़ता है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सवाल कौन सा है। इसमें तो वो भी नहीं छोड़ा हमने। लेवल ए में भी वैसा ही है, लेवल बी में भी वैसा ही। इससे बढ़िया कंफर्टेबल क्या है? तो जाओ करो उसको जो है ना? ठीक है, डन, ओके।